नमस्ते, एचएनएन न्यूज आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। यात्रा संघर्ष की एक बड़ी गाथा है जो हर भारतीय के लिए एक नई प्रेरणा है और इस अवसर पर इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उनका आगमन हुआ है। मैं उनका प्रदेश की राजधानी में उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं प्रदेश की माननीय राज्यपाल महोदय का भी, जिनका सानिध्य उत्तर प्रदेश वासियों को प्राप्त होता है और वे भी एक शिक्षक के रूप में उन्होंने अपने सेवा के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और आज प्रदेश की राज्यपाल के रूप में उनका मार्गदर्शन और नेतृत्व उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को प्राप्त हो रहा है। उनकी उपस्थिति हम सब के लिए एक नई प्रेरणा है। मैं उनका भी इस अवसर पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, मैं लखनऊ शाखा से जुड़े हुए उत्तर प्रदेश के ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े हुए आप सभी पदाधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं और अभिनंदन भी करता हूं, जिन्होंने लखनऊ में इतना शानदार प्रशिक्षण केंद्र राजयोग के प्रशिक्षण की दिशा से यहां पर स्थापित किया है। क्योंकि हम लोग बहुत पहले से इस बारे में मानते आए हैं और जो भारत की ऋषि परंपरा की भी मान्यता रही है कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, व्यक्ति के बंधन और मोक्ष का कारण उसका मन है। और सदगुरु रविदास जी महाराज ने भी कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी मन की बहिर्मुखी वृत्ति को अंतर्मुखी जो व्यक्ति कर लेगा वह न केवल आत्मिक संतुष्टि का लाभ प्राप्त कर सकता है बल्कि विश्व कल्याण का मार्ग भी वही प्रशस्त कर सकता है। आज दुनिया में जो भी आतंकवाद है, उपद्रव है, अराजकता है, इसके पीछे मन की चंचल वृत्तियां, आज जहां भी हमें अराजकता देखने को मिलती है उसके पीछे वह वृत्तियां हैं जो बहिर्मुखी वृत्ति है, जो उसे नकारात्मकता की तरफ लेके जाती है। एक पक्ष है जीवन का जो सकारात्मक पक्ष की ओर उसे ले जाता है, अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देता है, और दूसरा पक्ष है जो उसे नकारात्मकता की ओर लेके जाता है। जैसे भारत की परंपरा ने सदैव से कहीं पे राक्षसी वृत्ति के रूप में, आज आतंकवाद के रूप में उसे माना है और उसके खिलाफ उस लड़ाई को भौतिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी लड़ने का कार्य कर रहा है। और याद करिए, जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ने नेतृत्व संभाला था, तब उन्होंने भारत की योग की विधा को यूएनओ से मान्यता दिला करके 21 जून की तिथि को विश्व योग दिवस के रूप में भी मान्यता दिलाई थी। पूरा भारत प्रधानमंत्री जी के प्रति इस बात के लिए हृदय से आभारी है कि उन्होंने भारत की योग की विधा को, ऋषि परंपरा के इस प्रसाद को वैश्विक मान्यता दिलाई। और मैं अभिनंदन करूंगा आप सभी बहनों का, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों का, जो राजयोग के माध्यम से एक सकारात्मक भाव का संचार आज भी निरंतर अपने कार्यक्रमों के माध्यम से कर रहे हैं। और आपका ये शानदार केंद्र बनकर के तैयार हो चुका है, लगभग हो चुका है। मेरा ये मानना है कि यह केवल लखनऊ के लिए नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश का एक उत्तम प्रशिक्षण का केंद्र बन सकता है, जहां से 1 दिन के लिए, 3 दिन के लिए और साप्ताहिक प्रशिक्षण के इस कार्यक्रम के साथ बड़ी मात्रा में समाज को जोड़ने का एक माध्यम हम सबको प्राप्त होगा। मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं
आदरणीय राष्ट्रपति जी का, आदरणीय राज्यपाल महोदय का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और उनका मार्गदर्शन निश्चित ही इस थीम को वर्ष भर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर और दुनिया के अंदर ले जाने में ब्रह्मा कुमारी सफल होंगे। इस विश्वास के साथ आपके इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं दे देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो सीएम योगी को आप सुन रहे थे। ब्रह्मा कुमारी संस्था अभियान में वो शामिल हुए। आगे बढ़ेंगे, खबर दिल्ली से मिल रही है, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चाणक्य रक्षा संवाद में शामिल हुए। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा रणनीति और वैश्विक चुनौतियों पर अपने विचार रखे। देश की बदलती सुरक्षा परिस्थितियों को देखते हुए यह संवाद बेहद अहम माना जा रहा है। राजनाथ सिंह ने भारत की रक्षा क्षमताओं को और मजबूत बनाने की बात दोहराई है और कार्यक्रम में रक्षा विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं की भी मौजूदगी रही। तो दिल्ली में चाणक्य रक्षा संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए। चाणक्य रक्षा संवाद में उन्होंने शिरकत की और राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा रणनीति पर यहां विचार रखे गए हैं। बदलती वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा तेज कर दी गई और रक्षा विशेषज्ञ और नीति निर्माता कार्यक्रम में राजनाथ सिंह मौजूद रहे। और इस बीच आपको कर्नाटक लिए चलते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हैं। लक्ष्य कंठ गीता पारायण कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है। उडुपी में ये श्री कृष्ण मठ के कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी इस वक्त पंडित पुरोहितों के बीच है। सुवर्ण तीर्थ मंडप का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों हुआ। कृष्णन कೈಯಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಮಂಥಾನವನ್ನ ನೀಡಿ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಸನ್ಮಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। गौरव की प्रतिष्ठा का प्रतीक भारत की यह पगड़ी सिर पर ಶಿರೋಮಾನ್ಯ सम्मान ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಅಲಂಕೃತವಾದ ಕೃಷ್ಣನ ನವಿಲು ಇರುವಂತಹ ಕಿರೀಟವನ್ನ ಪೇಟವನ್ನ ಇಟ್ಟು ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಸನ್ಮಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಘಟ್ಟ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಶ್ವ ನಾಯಕರಾದಂತಹ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯೋಗದ ಪಠನೆ ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ। ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯೋಗದ ಪಠನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸೋಣ। यह भगवद गीता तो पीएम नरेंद्र मोदी को आप यहां पर देख रहे थे। आगे बढ़ेंगे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2027 कुंभ मेला तैयारियों को लेकर अखाड़ा परिषद के संत महंतों के साथ हरिद्वार में महत्वपूर्ण बैठक की। सीएम धामी ने कहा कि कुंभ मेला 2027 को विश्व स्तरीय स्वरूप में आयोजित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सभी विकास कार्यों की समय पर निगरानी की जाए और आवश्यकता के अनुसार बजट की कोई कमी न आने दी जाए। तो सीएम धामी ने 2027 कुंभ तैयारियों की समीक्षा की है। अखाड़ा परिषद के संत महंत इस बैठक में मौजूद रहे। 2027 में कुंभ होना है और विश्व स्तरीय इसे बनाना है। इसके लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी लोगों से सहयोग की अपील की है। विकास कार्यों की समय पर निगरानी करने की बात भी सीएम की तरफ से कही गई। आगे बढ़ेंगे, दिल्ली से बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है कि कार ब्लास्ट मामले में एनआईए की कार्रवाई हुई है। शाहीन को अल-फलाह यूनिवर्सिटी लेकर एनआईए की टीम पहुंची है। दरअसल मेडिकल कॉलेज में शाहीन से पूछताछ की गई है। बता दें, एनआईए ने जांच के लिए 5 शहर कोर जोन घोषित किया है, जिसमें 7 आरोपियों को लखनऊ, कानपुर, सहारनपुर, फरीदाबाद, कश्मीर ले जाया
गया और इसके साथ ही साथ उनसे अब आगे की पूछताछ की जाएगी। आपको बता दें कि 20 नवंबर को 4 आरोपियों को अरेस्ट किया गया था और अब शाहीन को अल-फलाह यूनिवर्सिटी लेकर एनआईए की टीम पहुंची है। यहां पर पूछताछ की जाएगी, यहां कहां कैसी गतिविधियां रही हैं शाहीन की। और इसके साथ ही साथ अभी कल ही मुजम्मिल को लेकर खबर मिली थी कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी के ठीक पीछे एक खेत और उस खेत में कमरा किराए पर लिया गया था। शाहीन के साथ यहां पर मुजम्मिल आता था और यहां पर ही काफी ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट की बोरियां भी मिली थी। यहीं से काफी ज्यादा विस्फोटक सामग्री यहां पर रखी गई थी। इसी मसले पर अब शाहीन से पूछताछ होगी, तो इसीलिए अब एनआईए की टीम उसे अल-फलाह यूनिवर्सिटी लेकर पहुंची है। ये वही यूनिवर्सिटी जिसका संस्थापक गिरफ्तार किया गया है। इसके कई डॉक्टर्स, इसके साथ ही स्टूडेंट्स, उनकी जांच की गई। इसके साथ ही उनके लैपटॉप, उनके मोबाइल फोन की जांच की गई है। विदेशी फंडिंग का मामला इसी यूनिवर्सिटी से सामने आया और अब मेडिकल कॉलेज में शाहीन को लेकर एनआईए की टीम पहुंची है। यहां शाहीन से कुछ अहम सवाल पूछे जाएंगे। इस यूनिवर्सिटी में उसकी गतिविधियां कैसे रही, मुजम्मिल के साथ वो कितनी बार यहां पर आई है, कहां आई है, किससे बातचीत हुई है, कहां उसका उठना बैठना रहा, इस सिलसिले में बात जो है एनआईए अब पूछताछ के जरिए करेगी। तो कुल मिलाकर मेडिकल कॉलेज में शाहीन से पूछताछ की गई है। कार ब्लास्ट मामले में एनआईए की टीम लगातार जांच कर रही है और इसीलिए जांच के लिए 5 शहर कोर जोन घोषित कर दिए गए हैं। और इसी कड़ी में शाहीन को अब अल-फलाह यूनिवर्सिटी लेकर एनआईए की टीम आई है। यहां पर उससे पूछताछ की गई। इस यूनिवर्सिटी के मसले में पूछताछ हुई है। यहां तक कि जो किराए पर कमरा लिया गया था, मकान लिया गया था, जिस सरपंच का बताया जा रहा है, उसके बारे में भी शाहीन से पूछताछ की गई है। अभिषेक आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। अभिषेक, आज शाहीन को अल-फलाह यूनिवर्सिटी लेकर एनआईए की टीम पहुंची, क्या पूछताछ हुई होगी? नीतू, देखिए लगातार जिस तरीके से एनआईए की टीम जो है वो अलग अलग जगहों पर जाकर के जो छानबीन कर रही है, ऐसे में जो मुख्य आरोपी जो है डॉक्टर शाहीन, उसको अल-फलाह यूनिवर्सिटी लेकर के लाया गया है। उससे पूछताछ की जा रही है। आखिरकार जिस तरीके से जो केमिकल के बारे में ये भी पता चल रहा है कि केमिकल में कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा हाथ है। इससे पहले जो शोएब को जो पकड़ा गया था तो वो लैब का असिस्टेंट भी था, तो उससे भी कहीं ना कहीं इसके साथ में कनेक्टिविटी बनी हुई है। इस चीज़ को लेकर के उससे पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार जिस तरीके से जो बॉम्ब ब्लास्ट जो किया गया है तो किस तरीके से ये किया जा रहा था और कहां पर ये केमिकल बनाए जा रहे थे। हालांकि सूत्रों के हवाले से यही बताया जाता है कि लैब में ही ये केमिकल जो है काफी समय से रखा जा रहा था, क्योंकि दिल्ली में अलग अलग जगहों पर जो बॉम्ब ब्लास्ट करने थे, 4 से 5 जगहों पर बॉम्ब ब्लास्ट करने थे, तो ऐसे में बहुत बड़े पैमाने में केमिकल को जो है वो स्टोर किया जा रहा था। हालांकि जो सरपंच जो है वो पूर्व सरपंच को भी 2 मकान किराए पर लिए गए थे, जिसमें डॉक्टर उमर जो है वो भी शाहीन के साथ में कई बार देखा गया है। वहां पर वो जाता भी था, कई समय तक समय भी व्यतीत करता था और कई चीजों को लेकर के वहां पे बातचीत भी की जाती थी। हालांकि सरपंच जो है सूत्रों के हवाले से यही बता रहा है कि वो जो है हम लोग जो उसको दिए थे वो डॉक्टर के हिसाब से ही दिए थे, क्योंकि सारे इसमें जितने भी हैं वो सारे सफेद पोश है। डॉक्टर नेगलेक्टिविटी के साथ में वो उसने कहा है कि इसमें डॉक्यूमेंट देखने के बाद ही दिया था, क्योंकि डॉक्टर उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ था, तो किसी को भी शक नहीं हो पा रहा था कि ये डॉक्टर जो है इस तरीके का जंगीन हाथ जो है इस तरीके का जंगीन हाथ काम जो है वो कर सकता है। हालांकि एनआईए जो है वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पहुंच करके शाहीन से पूछताछ कर रही है और तमाम जगहों को खंगालने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार अल-फलाह यूनिवर्सिटी जो क्योंकि मुख्य केंद्र भी है, वहीं से तमाम जो चीजें जो हुई हैं, तमाम बॉम्ब ब्लास्ट जो हुए हैं, तमाम प्लानिंग जो हुई है वो वहीं से हुई है। नीतू, ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे जो अपडेट होगा अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। इस बीच कर्नाटक लिए चलते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। जानाति पुरुषोत्तमं सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् प्रकृत्यस्य भारत। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु
उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಪಾರಾಯಣವನ್ನ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಈ ಪುಣ್ಯವನ್ನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಧಾರೆ ಎರೆಯೋಣ. ಅನೇನ ಪುಣ್ಯೇನ ಸುಪುಣ್ಯವಾನ್ ಭವ ಎಂಬುವ ಒಂದು ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಂದ ಶುಭಾಶಂಸನೆ. हमारे शक्ति कृष्ण के शक्ति आवेश अवतार आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपनी ओज प्रोत वाणी से हम सभी को ज्ञान देंगे। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। मैं अपनी बात बताना शुरू करूं उसके पहले यहां कुछ बच्चे चित्र बना के ले आए हैं। जरा एसपी जी के लोग और लोकल पुलिस के लोग मदद करें, उसको कलेक्ट कर लें। अगर आपने उसके पीछे अपना एड्रेस लिखा होगा तो मैं जरूर आपको धन्यवाद पत्र भेजूंगा। जिसके पास कुछ न कुछ है दे दीजिए, वो कलेक्ट कर लेंगे और आप फिर शांति से बैठ जाइए। ये बच्चे इतनी मेहनत करते हैं और कभी कभी मैं उनके साथ कभी अन्याय कर देता हूं तो दुख होता है मुझे। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य दर्शनों की संतुष्टि, श्रीमद् भगवद गीता के मंत्रों की ये आध्यात्मिक अनुभूति और इतने सारे पूज्य संतों गुरुओं की ये उपस्थिति मेरे लिए परम सौभाग्य है। मेरे लिए ये असंख्य पुण्यों को प्राप्त करने जैसा है और जो मुझे सम्मान दिया गया, मेरे लिए जो भाव प्रकट किए गए, शायद मुझे इतने आशीर्वाद मिले कि मेरे लिए जो कहा जाता है मैं उससे योग्य बनूं और ज्यादा काम करूं और मुझसे जो अपेक्षाएं हैं उसे मैं पूर्ण करूं। भाइयों बहनों, अभी 3 दिन पहले ही मैं गीता की धरती कुरुक्षेत्र में था। अब आज भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद और जगत गुरु श्री मध्वाचार्य जी के यश की इस भूमि पर आना मेरे लिए परम संतोष का अवसर है। आज के इस अवसर पर जब 1 लाख लोगों ने एक साथ भगवत गीता के श्लोक पढ़े तो पूरे विश्व के लोगों ने भारत की सहस्त्र वर्षों की दिव्यता का साक्षात दर्शन भी किया है।
इस कार्यक्रम में हमें आशीर्वाद देने के लिए पधारे हुए श्री श्री सुगुणेन्द्र तीर्थ स्वामी जी, श्री श्री सुशींद्र तीर्थ स्वामी जी, कर्नाटका के गवर्नर थावरचंद गहलोत जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण, राज्य सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक, उडुपी के अष्टमठों के सभी अनुयायी, उपस्थित अन्य संतगण, देवी और सज्जनों, कर्नाटका की इस भूमि पर यहां के स्नेहीजनों के बीच आना मेरे लिए सदा ही एक अलग अनुभूति होती है और उडुपी की धरती पर आना तो हमेशा अद्भुत होता है। मेरा जन्म गुजरात में हुआ और गुजरात और उडुपी के बीच एक गहरा और विशेष संबंध रहा है। मान्यता है कि यहां स्थापित भगवान श्री कृष्ण के विग्रह की पूजा पहले द्वारका में माता रुक्मिणी करती थी। बाद में जगत गुरु श्री मध्वाचार्य जी ने इस प्रतिमा को यहां प्रस्थापित किया और आप तो जानते हैं अभी पिछले ही वर्ष मैं समुद्र के भीतर श्री द्वारका जी का दर्शन करने गया था। तो पीएम मोदी को आप सुन रहे थे। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए HNN न्यूज के साथ।